और न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, आपसे शुरू करना चाहूँगा और शुरुआत दिग्विजय सिंह के ट्वीट और के मिश्रा साहब के ट्वीट के जरिए। देखिए, अब दावों प्रति दावों का दौर शुरू होगा और दोनों पक्षों की तरफ से इस मतदान को अपने पक्ष में बताने की बातें सामने आएंगी। लेकिन अगर हम इस नज़रिए से देखें कि ये मतदान कितना ज़बरदस्त है, तो पहली डिकोडिंग तो यही है कि कोरोना काल में कोरोना से कोई भी चिंता किए उससे डरे बिना मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और परचम ग्रामीण इलाकों में कोरोना से लड़ाई में ज़्यादा उजला और चमकदार रहा है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। तो पहला तो बधाई के पात्र हैं मतदाता और चुनाव आयोग, जिन्होंने इस कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में, जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में है, उस पेंडेमिक के बीच हम भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए। अमेरिका में भी इस समय राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। उसके पहले दक्षिण कोरिया में, सिंगापुर में और एक दो जगह पर वोटिंग हुई है। बाकी कुछ देशों ने, न्यूजीलैंड और कुछ देशों ने तो अभी हिम्मत जुटाने में वो कामयाब नहीं हुए कि हम चुनाव कराएं, तो उन्होंने फिलहाल चुनाव को टाला हुआ है जी। लेकिन हमने ये जो फैसला लिया, भारत में निर्वाचन आयोग को इसका पूरा श्रेय जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताई कि निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है और वो सही प्रमाणित हुआ। पूरी सुरक्षा, पूरी सहमति और पूरी तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हम। दूसरी मुझे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस मतदान प्रतिशत में ये लगे, देखिए आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर 5% या 6% या उससे भी अधिक मतदान है तो फिर ये कहीं ना कहीं लोगों के मन के उत्साह और एक लहर के चुनाव को रेखांकित करता है। अभी पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी अगर हम देखें जो आंकड़े हमारे पास हैं, तो मुझे लगता है कि हम लगभग 2018 की स्थिति में खड़े हैं, खासतौर से मालवा निमाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको लेकर। और ग्वालियर चंबल में अगर हम बात करें तो गुना और शिवपुरी ज़िले को मैं अलग करूंगा, क्योंकि गुना और शिवपुरी ज़िले को छोड़ दें, अगर हम जी। गुना पोहरी को छोड़ दें, आप इधर मुंगावली को, बमोरी को छोड़ दें, तो जो ग्वालियर चंबल संभाग की 10 सीटें हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत 2018 की तुलना में कम प्रतीत हो रहा है। अभी फाइनल आंकड़ों के लिए मैं रुकूंगा जी। लेकिन फिर भी वो आंकड़े पिछले 2018 से कम है, काफी कम है। तो क्या हम ये माने कि ये यथास्थितिवाद के लिए वोट है? और अगर ऐसा है तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसी रीजन में असली टसल हुई है। अगर इन 16 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस की जो शक्ति है उसका फैसला हम ग्वालियर चंबल से ही करेंगे, क्योंकि मालवा निमाड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहाँ जो निर्णय है वो लगभग माना जाता है कि वो बीजेपी के करीब हो सकते हैं। हालांकि ये बताएंगे नतीजे, मैं अभी उस पर कोई टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन अगर ग्वालियर की ये जो 10 सीटें हैं, चाहे आप ग्वालियर की 2 सीटों की बात कर लीजिए और आसपास की भिंड और मुरैना ज़िले की सीटों की बात कर लीजिए, तो यहाँ मतदान का प्रतिशत लगभग पिछले से कम रहने की जो स्थिति बन रही है, ये चौंकाती है। क्योंकि इसका मतलब है, अगर हम उस पारंपरिक थॉट को, पॉलिटिकल थॉट को, उस इलेक्शन की सेफोलॉजी को अगर हम इंडोर्स करें, अगर हम उसको माने कि जो चुनाव भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता टाइप की एक जो थ्योरी है उसको अगर हम देखें, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर क्या बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है? और अगर ये पलड़ा भारी रहता है तो ये एक बड़ी कहानी होगी, क्योंकि फिर ये ग्वालियर चंबल की तस्वीर को थोड़ा सा चेंज करेगी। क्योंकि 16 सीटों में से अगर वहाँ बीजेपी अधिक सीटें ले जाती है तो इक्वेशंस काफ़ी बदल सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं कह रहा कि ये सिर्फ अनुमान है। जी। और ये अनुमान बड़े शास्त्रीय हैं, क्लासिकल हैं, क्योंकि जो थ्योरी मानी जाती है कि अगर कम मतदान होता है तो वो कहीं ना कहीं यथास्थितिवाद की तरफ इशारा करता है, या पिछली बार जितना होता है। तो मतदाता ये मानते हैं कि जो व्यक्ति पिछली बार जीता है या जो पार्टी पिछली बार जीती है, लगभग हम उस पर भरोसा जता रहे हैं, ऐसा एक थॉट है। और ये परसेप्शन इस बार भी रहा है सोहेल। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। हमें इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट है उज्जैन से, मैंने टीम से रिक्वेस्ट किया है कि वो हम उनको कनेक्ट करेंगे और इन चीज़ों पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सोहेल। ठीक। और इस 66% मतदान का जो अभी आंकड़ा आया है, उस पर कांग्रेस और बीजेपी क्या सोचती हैं?
हम उसके लिए भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन शरद जी उससे पहले मैं रुख कर रहा हूँ मरवाही की तरफ। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट है मरवाही, जहाँ पर उपचुनाव था। अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ सियासी ड्रामा देखने को मिला था। चलिए, संपर्क हमारा शायद उमेश से कट गया, जैसा कि हमारे टीम के लोग कह रहे हैं। हम वापस अपने स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा राकेश शर्मा साहब। 66% का आंकड़ा फिलहाल इस वक्त हमें मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस मतदान को? सुहेल जी, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ निर्वाचन व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पर सुहेल जी, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है, मैं छोटे छोटे से 2 बातें कहना चाहूँगा। मैं अभी इससे पहले एक चैनल पर बैठा हुआ था, मेरे साथ एक कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता थे। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चिल्लाते कहने लगे कि हम 27 सीटें जीतने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा, एक सीट कौन सी हार गए? अभी तो परिणाम भी नहीं आए, वोटों की गिनती नहीं हुई, उससे पहले आप एक सीट कौन सी हार गए? तो उसका वो जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद असलम शेर खान, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ अल्पसंख्यक नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। राकेश साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे रोकने के लिए। शरद जी, यतेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, अभी पीसीआर से ही जानकारी मिली जी। लेकिन देखिए, बड़े दिलचस्प दावे प्रतिदावे सामने आने लगे हैं जी। 27 सीटें जीतने की बात हो गई है। नहीं, यतेंद्र सिंह साहब का ये कहना था कि उनके पास वक्त कम है, इसलिए मैं यतेंद्र सिंह जी के पास चलता हूँ। यतेंद्र सिंह जी, आप किस तरह देखते हैं मतदान के प्रतिशत को? हम लगभग अगर ग्वालियर की, भिंड की और मुरैना की करीब 10-11 सीटों को छोड़ दें, जहां संभावना है कि मत प्रतिशत पिछली बार से कम रह सकता है, बाकी जो 18 सीटें हैं, जिनमें शिवपुरी, गुना और रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश की हैं, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड की अनूपपुर और ग्वालियर, मालवा निमाड़ की सीटें हैं, वहां लगभग हम पिछली बार के मतदान प्रतिशत या उससे अधिक के करीब खड़े हैं। कैसे डिकोड करेंगे? संक्षेप में जानना चाहूंगा आप इसको। जी नहीं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा मत प्रतिशत है, क्योंकि यदि हम देखने का प्रयास करेंगे कोविड और उसके बाद की जो परिस्थितियां थी, उसके बावजूद अगर इतना बड़ा मत प्रतिशत अधिकांश जगहों पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग बाहर निकले हैं मतदान के लिए। और इसमें ये तो जल्दबाजी होगी कि ये किस तरफ जाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये निश्चित रूप से स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह से इस उपचुनाव के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने जो अपने स्तर पर प्रयास किए थे, उस दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, उपचुनाव में एक ट्रेंड तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड है कि जो सरकार होती है उसके पक्ष में सामान्य तौर पर रुझान दिखाई देता है, लेकिन ये वो उस तरह का उपचुनाव नहीं है जिसमें 2 या 3 या 4 सीट पे हो रहा। ये 28 सीटों पर हो रहा है चुनाव, और इसको एक तरह से एक सेकंड मैंडेट की तरह देखा जाना है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। तो उस दृष्टि से यदि हम देखें तो यह एक बहुत डिसाइसिव होगा, और लेकिन ये जरूर तय है कि जहां कांग्रेस को 28 में से 28 है और भारतीय जनता पार्टी को 8 या 9 सीटें की जरूरत है, तो जो स्थितियां सामने दिखाई दे रही, वो ये जरूर स्पष्ट करती है कि ये जिस तरह का कैंपेन हुआ है और जिस तरह के मुद्दे थे, उससे ये लग रहा है कि 10 तारीख तक का तो इंतजार हमको करना ही पड़ेगा। और आपको समय देता हूं, मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा फिर हम आपसे और डिटेल में बात कर पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि रात 9 बजे के आसपास हम एक बार और आपसे बात करें, जिससे हम ठहर कर कुछ, क्योंकि चुनाव विश्लेषण का, सेफोलॉजी का आपका बड़ा पुराना अनुभव है और देश की नामचीन एजेंसी इसके साथ मिलकर आपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के कई महत्वपूर्ण सर्वे में आपकी हिस्सेदारी रही है। तो मैं लौटूंगा आपकी तरफ कुछ घंटों के बाद। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना को पीछे छोड़ा है, जो यतीन जी हमें बता रहे थे। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दोनों ही पार्टियों का जो एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा है कि निकलिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी का नारा ये था कि हम सरकार बचाने के लिए नहीं, सरकार को मजबूती से चलाने के लिए मैदान में हैं। और कांग्रेस का बिकाऊ टिकाऊ का नारा था और उसका कहना था आप हमें चुनिए, क्योंकि बीजेपी ने ये सरकार, उसका आरोप था कि
असंवैधानिक तरीके से और अनैतिक तरीके से गिराकर बनाई है। तो ये टक्कर थी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी हम और डिटेल में बात करेंगे। सोहेल, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। शरद जी, राकेश जी को अपनी बात, हाँ, वो कुछ संक्षेप में पूरी कर चर्चा पर लें। वापस जी। लौटूं, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। उमेश मौर्य हमारे साथ एक बार जुड़ गए हैं। मरवाही वो इकलौती सीट थी छत्तीसगढ़ की जहां पर इस बार उपचुनाव हुए हैं। 71% से ज़्यादा यहाँ पर वोट डले हैं। बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जोगी कांग्रेस इस दौड़ से बाहर थी। उमेश, क्या कुछ आज दिन भर रहा इस सीट पर? देखिए, सुबह से ही यहाँ पर मतदाताओं का जो रुझान था और मतदान के प्रति जो उनका ध्यान था कि वो मतदान करने के लिए तमाम जो केंद्र बनाए गए थे वहाँ मतदान केंद्रों में पहुँचने लगे थे। सुबह से ही जो मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करने मतदान केंद्रों में पहुँचने लगे। तमाम व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ पर जिला निर्वाचन के द्वारा, मास्क, सैनिटाइज़र और इसके अलावा जो हैंड ग्लव्स है उसके तहत जी जी, बोलिए 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 उमेश, आवाज आ रही है। जो मतदाताओं का जो रुझान था मतदान के प्रति और इस कोरोना संक्रमण के बीच भी इतने तादाद पर मतदाता वहां पर मतदान केंद्रों में पहुंच रहे थे और अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दूं कि आज इस पूरे चुनाव में 8 प्रत्याशी मैदान पर थे, जिसमें मुख्य रूप से जो मुकाबला था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गंभीर को प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहीं कांग्रेस से के ध्रुव को। दोनों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए हैं और सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान हुआ है। मतदान 71.99% मतदान हुआ है, लेकिन अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है चूंकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। अब जो मतदान केंद्रों में जो ईवीएम है उसे कैद किया जा रहा है, उसे सील किया जा रहा है, उसे तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपनी ओर से अस्वस्थ है। जीत को लेकर दोनों के अपने अपने दावे हैं और तमाम दावों के बीच जो मतदाता है वो अभी शांत बैठे हुए हैं। अभी भी मतदाता ये कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि वो किसके पक्ष पे वोट दिए हैं, किसके पक्ष पे वोट नहीं दिए हैं। हालांकि इस चुनाव में तीसरी पार्टी जो जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी वो इस चुनाव से बाहर थी, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 71% से ज्यादा मतदान के आंकड़े अब तक आ चुके हैं और हो सकता है फाइनल आंकड़ा इससे भी बढ़कर 1% ऊपर निकल जाए। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा और हमें इंतजार करना होगा 10 नवंबर तक कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए सीधे अब रुख करेंगे अपने स्टूडियो की तरफ। हमारे साथ राकेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय यादव साहब भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राकेश शर्मा साहब, गैप कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ दिलचस्प बातें आप शेयर कर रहे थे। देखिए, मैंने 2 उदाहरण कांग्रेस के नेताओं के दी है। असलम शेर खान केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, उनकी जो बात हुई वो मैंने आपके सामने रखी। और एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जो कहा कि हम 27 सीटें जीत रहे हैं, तो अभी तो ना मतगणना हुई है ना चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली। तीसरा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज ये निकल के आ रहा है कि सुबह से दिग्विजय सिंह जी लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। लगातार पीठासीन अधिकारी हों चाहे निर्वाचन अधिकारी हों, उन पे सवाल उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक मानसिकता ये बताती है, मैंने देखा है कि चुनाव के परिणाम जिस दिन आते हैं उस दिन विपक्ष के जो लोग हारते हैं वो एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हैं और उसमें इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी से इस बात को शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास किया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर पे, माननीय नरोत्तम मिश्रा पे, माननीय सिंधिया जी पे विश्वास किया। और कहीं ना कहीं ये भारी मतदान इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में 15 माह में जो लोगों को ठगा था उसका बदला लेने के लिए, जो अमंगल मध्य प्रदेश की जनता का किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए ये जनता इतनी जोर से वोट डालने निकली। और साथ ही साथ चाहे बंसल न्यूज़ हो चाहे अन्य चैनल हो, जो लगातार लोगों से अपील करते रहे कि आप मतदान करने जाइए, आपका मतदान बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि इन सब का प्रभाव सामने दिखाई दे रहा है। पर जिस तरह से आपको मैं 3 उदाहरण और देना चाहूँगा, छोटे छोटे से उदाहरण हैं। सुबह मैं जब बैठा एक न्यूज़ चैनल पे, तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कटारे साहब, उनके भाई एक मतदान केंद्र पे ज़बरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, अधिकारियों के साथ उनने जूमाझटकी करी। दूसरी घटना ग्वालियर की है, जहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके भाई ने भारतीय जनता पार्टी की बूथ टेबल पे जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट की। तीसरी घटना में आपने देखा कि पीठासीन अधिकारियों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र में घुस के मारा, ईवीएम तोड़ दी।
तो इस तरह का जो व्यवहार है लोकतंत्र की दोहाई देने वालों के पक्ष में जाता है क्या? इस तरह से आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे क्या? पीठासीन अधिकारी को मार रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं और फिर लोकतंत्र की दोहाई देते हैं। तो ये सब चीजें आज दिन भर मतदाताओं ने देखी है और ये जो बौखलाहट है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पर अजय जनता ने यादव साहब विश्वास जुड़े व्यक्त हुए हैं किया हमारे है। साथ। अजय यादव साहब, 66% से ज़्यादा मतदान किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात ये कि आप बीजेपी जो कुछ आरोप लगा रही है, क्योंकि इस आरोप के पीछे अब दिग्विजय सिंह का ट्वीट और के मिश्रा साहब का ट्वीट भी जुड़ गया है। देखिए सोहेल जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनने लोकतंत्र की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। पिछली बार 2018 में इन्हीं क्षेत्रों में 72% मतदान हुआ था और 5 बजे तक 66% मतदान होना मतलब लगभग 72 या उससे ज़्यादा भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर ये ट्रेंड माना जाता है कि उपचुनाव में मतदान कम होता है और उसके बाद कोरोना काल में वैसे भी अनुमान उम्मीद थी कि 8-10% कम होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में इस तरह का मतदान ये सामान्य घटना नहीं है। इसका परिणाम 10 तारीख को आपको दिखाई देगा। हमारे मध्य प्रदेश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है, वहाँ आज केवल 51% मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश में कोरोना जैसी आपदा में जनता बाहर निकली है तो किसके खिलाफ निकली है, किसने गलत किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब किसी तरह की जुमलेबाजी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। रही बात कानून व्यवस्था की, मध्य प्रदेश में चुनाव में यह नियम है कि सभी तरह के हथियार जब्त किए जाते हैं, सभी तरह के अपराधी तत्वों को पुलिस बंद करती है। उसके बाद भिंड मुरैना में जिस तरह से सरेआम गोलियां चली, सरेआम पुलिस को खदेड़ा गया, ये सबके सामने है। तो ये क्या प्रशासन के संरक्षण के बिना संभव है? लेकिन फिर भी हम मानते हैं इस सब के बाद भी कुछ नहीं होगा। 10 तारीख वो दिन होगा जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 तारीख भी बहुत दूर नहीं है, 5-6 दिन की बात है। आप बिल्कुल निश्चित मानिए प्रदेश की जनता का जो फीडबैक है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की वापसी हो रही है। ठीक, शरद जी आपके पास आना चाहूँगा। कुछ बातें राकेश शर्मा साहब ने रखी हैं और इस तरह के आरोप लगाए कि कांग्रेसियों ने इस मतदान को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत से काम किए। वहीं अजय यादव साहब ने भी कुछ किस्सों का जिक्र किया, लेकिन दरअसल अब कानून व्यवस्था की बात है। अब हथियार और तमाम चीज़ें जमा करा लिए जाते हैं, लेकिन वो तमाम वो हथियार होते हैं जो लीगल होते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे घटना को जो आज घटी? क्या आप ये मानते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में इतनी छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं या हो जाना चाहिए थी, या फिर इन पर भी पाबंदी होना चाहिए? गुजारिश यही करूंगा कि अभी पिच पर ही बात करें हम कि किस तरह से ये पिच जो है स्विंग को फेवर करेगी यानी बीजेपी को फेवर करेगी या फिर ये कांग्रेस को फेवर करेगी। यानी मतदान का जो प्रतिशत हमारे सामने है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा बड़ा मसला मुझे नहीं लगता कि, और इसके लिए भी निर्वाचन आयोग और प्रशासन मशीनरी जो निर्वाचन आयोग के अधीन काम करती है चुनाव को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए, उसने एक शानदार काम किया है। गोलियां चली जरूर हैं, लेकिन ये गोलियां किसी के सीने पे नहीं चली हैं। और ना मैंने ये नहीं कहता कि जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ छिटपुट घटनाएं आप कह सकते हैं कि हुई हैं, लेकिन कोई बूथ कैप्चरिंग का ऐसा कोई बहुत सनसनीखेज मामला, छिटपुट शिकायतें हैं कि यहाँ पर बहसबाजी हुई, यहाँ ईवीएम की खराबी की बात हुई, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा मसला नहीं है जो मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये बताता हो कि चुनाव को बुरी तरह से प्रभावित करने की या व्यवधान डालने की कोई कोशिश हुई है। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं तमाम मशीनरी, निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक। मैं श्रीमाली जी की तरफ चलना चाहूँगा उसी मूल सवाल के साथ। जो मूल सवाल मैंने किया, जो रखा सामने यतेंद्र सिंह जी के सामने, वही मैं श्रीमाली जी के सामने रख रहा हूँ। बहुत अनुभवी सिद्धहस्त पत्रकार हैं और ग्वालियर चंबल ही नहीं, पूरे देश की राजनीति को भी बहुत गहराई से समझते हैं और उस पीढ़ी के पत्रकार हैं जिन्होंने जनसत्ता जैसे अखबारों को बहुत तेज़ी से फलक पर चमकते, उभरते और एक नए तेवर की पत्रकारिता करते देखा है। श्रीमाली जी, आप किस तरह देखते हैं कि अगर मैं ग्वालियर, भिंड और मुरैना की बात करूं तो यहाँ मत प्रतिशत या तो पिछली बार जितना रहेगा या उससे भी कम रहेगा, और शिवपुरी की बात करूं, गुना की बात करूं तो वहाँ शूटअप है, पिछली बार या उससे अधिक हो सकता है, और रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है अनूपपुर, बड़ा मलहरा, सुर्खी और मालवा निमाड़, यहाँ तो पिछली बार से भी ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये 18 सीटें और करीब करीब ये 10-11 सीटें ग्वालियर, भिंड, मुरैना की। आप किस तरह देख रहे हैं इस जनादेश को? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना
क्या बोल रहा है इस मतदान प्रतिशत के साथ? देखिए, ग्वालियर भिंड मुरैना विद्रोही इलाका है, आप भी जानते हैं। और यहाँ मतलब वोट की ताकत को भी लोग जानते हैं और वोट को बचाना भी जानते हैं। तो यहाँ हर वोट पर संघर्ष होता है, हर बूथ पर संघर्ष होता है। मीडिया में वो अलग तरीके से भले ही आता हो, लेकिन ये है कि ये इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि वोट की कीमत वो कितना जानते हैं कि एक एक वोट के लिए संघर्ष करते हैं। गोलियों के बावजूद भी आप देखेंगे कि उन बूथ पर 55% 60% वोट डले होंगे। तो एक ये बात होती है। जहां तक मत प्रतिशत है, मुझे लग रहा है कि मत का परसेंटेज लगभग पिछले परसेंटेज के आसपास ही पहुंचने वाला है। जो थोड़ा सा कमी आप देख रहे हैं शरद जी, मैंने आपके पहले शो में भी कहा था जब मैं देख के आया था, जो एक अंतर आ रहा है। ग्वालियर में 2 सीटें हैं, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर जी। अगर इनका हम बूथ वाइज और इलाका वाइज अवलोकन करेंगे तो हम पाएंगे कि जो जैसे ग्वालियर पूर्व सीट है, तो ग्वालियर पूर्व में 2 तरह का इलाका है। एक इलाका है दलित, एक इलाका है बस्तियां, और जिसमें दलित रहते हैं, गरीब रहते हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। और दूसरा इलाका है पॉश इलाका, जिसमें सिटी सेंटर इलाका पूरा का पूरा है। बहुत अच्छी पॉश कॉलोनियां हैं जिसमें धनवान लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी के बंगले भी इसी इलाके में हैं। कर्मचारियों के बहुत सारे क्वार्टर्स इस इलाके में। जब हम इनको बाइफरकेट करेंगे तो वो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आएगा। जैसे कि मैं जिस समय यहाँ बैठा हूँ, शारदा विहार कॉलोनी, ये भी ग्वालियर पूर्व का एक हिस्सा है। जब मैं यहाँ बूथ पर गया था तो उस समय 4:45 बजे तक केवल 33% लोगों ने वोट डाले थे। और जब मैं वहां से चल के यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे जब दलितों की बस्ती में गया थाटीपुर के इलाके में, तो वहां उस समय तक 65% वोट डाले जा चुके थे। यानी बस्तियों में कोरोना का भय कम रहा, उनका प्रकोप भी कम था। दोनों बातें देखिए, ग्वालियर में 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं कोरोना से। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके थे वो ये पॉश इलाके थे, निम्न मध्यम वर्गीय बस्तियां थी, व्यापारिक इलाके थे। यहाँ वोट का परसेंटेज कम रहा और उन इलाकों में वोट का परसेंटेज अधिक रहा जहां कोरोना का प्रकोप कम था। तो एक ये चीज भी समझना पड़ेगी कि जो ज्यादा प्रभावित करने वाले इलाके थे कोरोना के, वहां वोट का परसेंटेज कम रहा। लेकिन जैसा मुरैना है, भिंड है, लगभग अपने उसी ट्रैक पे आगे बढ़ रहा है। एक जगह ज्यादा मतदान हुआ था पिछली बार, भांडेर में लगभग 10% का सूट अप हुआ था, वह हो सकता है उतना है। लेकिन ये जरूर है कि वोट का परसेंटेज और वोट का उत्साह पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिला। हिंसा में कमी आई, झगड़ों में कमी आई। जैसे भिंड में केवल मेहगांव क्षेत्र में कुछ पोलिंगों पर झगड़े हुए, एक आध पोलिंग पर तोड़फोड़ भी हुई है। मुरैना जिले में केवल सुमावली के कुछ पोलिंगों पर झगड़े हुए, गोली वोली भी चली है। ये वो है जहां हिंसा एक चरम पर रहती थी, होनी नहीं चाहिए। एक ये अच्छा आदर्श बात हो सकती है, लेकिन होती रही है, हत्या तक होती रही है और इसमें नहीं हुई है। दूसरी बात, लोग लड़ते रहे। लड़ाई ये बताती है कि दोनों तरफ से चुनाव जीतने के लिए लोगों में मनोबल है, लोग खड़े रहना चाहते हैं। जी, काफी एक बड़ी बात है। बात आपने कही है। एक तो हम यही ड्रॉ कर पा रहे हैं कंक्लूजन कि 2018 जैसा ही उत्साह दिखाया है लोगों ने। बाय इलेक्शन भले ही था, लेकिन वो अपनी तमाम जो उनकी बाध्यताएं थीं, और ये कोरोना की ये भी एक आयरनी हमने देखी कि इसने आमतौर पर मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमने ये देखा कि जो गरीबों की बस्तियां हैं, कोरोना वहाँ जाकर शायद थोड़ा द्रवित होकर लौट आया और इसने उन लोगों को ज़्यादा निशाना बनाया जो सक्षम थे अपना। और वो शायद ऐसा वर्ग था जिसकी मजबूरी भी थी कि वो अपना काम रोक नहीं सकता था, और वो शायद समाज का ऐसा वर्ग था जो मध्यम वर्गीय संपन्न वर्ग था, नौकरी पेशा या व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हुआ। शरद जी, सोहेल। शरद जी, ग्वालियर की जो सीट है, मौजूदा आंकड़े अभी 14% कम बता रहे हैं वोट, और जो ग्वालियर पूर्व की सीट है 16% का अंतर आ रहा है अगर 2018 से हम कंपेयर करें तो। बिल्कुल, देखिए ये बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन फिर भी हम, हाँ बोलिए शिवाली जी। जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दोनों ही विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में भिंड और मुरैना के लोग भी निवास करते हैं। अब ये केवल बाई इलेक्शन था और केवल 2 जगह ही था। भिंड जिले की गोहद और मेहगांव तहसील में था जी, मुरैना की सारी तहसील में था। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हम कहने को बताते हैं कि जो लोग दोनों जगह रहते हैं, जातिगत आधार पर भी वोटिंग यहाँ ऐसा अंचल में होती है,
तो इसका भी एक कारण एक हो सकता है कि उन लोगों ने वहां जाके वोटिंग डाली हो या वो उन्होंने वहां समय व्यतीत किया हो। बिल्कुल। तो एक कारण ये भी है, ये बहुत छोटा कारण है, लेकिन ये बड़ा मतलब यहाँ रहता है वो सर इसीलिए महंगाओं में आंकड़ा बिल्कुल 2-3% का ही गैप आ रहा है और गोहद में भी तकरीबन 5% का गैप आ रहा है। शरद जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साहब, ये बहुत दिलचस्प फिगर हैं और मैं फिर कहूँगा कि इनसे किसी नतीजे पे पहुँचना अभी जल्दबाजी होगा और हमें धैर्यपूर्वक 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों ही दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है चुनाव लड़ने में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस मायने में था कि बीजेपी के लिए ये एक प्रयोगधर्मी चुनाव था और उसने मध्य प्रदेश में बीजेपी का शायद ये अब तक का 1967 में तब एक अलग परिस्थितियां थी जब संवित सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, वो एक अलग बात थी, लेकिन तब भी कांग्रेस की सरकार थी, ये समानता है। और अब भी कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार को गिराने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो उसी सिंधिया घराने से हैं जो राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने डीपी मिश्रा जी की सरकार गिराई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार गिरी। लेकिन दोनों ही दलों की जो कोशिशें हैं वो कमाल रही हैं और अद्भुत तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती रही। ये श्रीमाली जी की आवाज़ थी, ये ग्वालियर का ख़ास अंदाज है उनका और बीच बीच में वो आवाज़ देकर अपने सहचर अपने पारिवारिक लोगों को इशारा करते रहते हैं और थोड़ा रंग भी घोलते रहते हैं ग्वालियर का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रही है और यही इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी मैं राकेश जी के साथ हम जब स्टूडियो में आके बैठे उसके पहले भी बात हुई बीजेपी के मित्रों से, तो शिवराज जी ने जिस तरह से पसीना बहाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पसीना बहाया, नरेंद्र सिंह तोमर डटे रहे, वीडी शर्मा जी ने, मैं इसको संगठन की दृष्टि से भी मैं नतीजों तक रुकना चाहूँगा क्योंकि ये संगठन की भी एक परीक्षा का चुनाव है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय तीसरी पीढ़ी का युवा नेता संगठन की कमाल संभाल रहा है। वीडी शर्मा जी की मैं बात कर रहा हूँ और उनका अंदाज काफ़ी एग्रेशन का है। उन्होंने बहुत जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीज़ें संभाली, जिस तरह से उन्होंने फिर एक संकल्प दिखाया है संगठन को केंद्र में लाने का, तो उससे बीजेपी को काफ़ी मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक एक बढ़त मिली। कांग्रेस की बात करें तो पूरा मैनेजमेंट कमलनाथ जी के हाथ में था। मतलब एक जैसे वो हम सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म रैम्बो देखते थे और कॉलेज के दिनों में और याद करते थे कि साहब सर पर पट्टी बांधकर और हाथ में AK-56 लेकर सिल्वेस्टर स्टेलोन जंग लड़ने निकल पड़ते हैं। और कमलनाथ जी ने शायद अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वो और उनके आसपास की एक टीम जो पॉलिटिकल कम थी और कुछ कॉरपोरेट कह लीजिए आप, वो अधिक थी। मतलब खुद कांग्रेस के नेताओं को उनके हाथ में जो कागज होते थे, जो फाइल्स होती थी, उससे पता चलता था कि मुरैना का मिजाज ये कह रहा है, सुमावली में स्थिति ये है, जौरा में स्थिति ये है, दिमनी में स्थिति ये है। तो कमलनाथ जी को ये जानकारी कहाँ से मिलती थी, कौन देता था, यानी ये उनके अपने सोर्सेस थे जो उन्होंने इसको डिज़ाइन किए थे। तो दोनों ही पार्टियों की ये मेहनत है और कैंडिडेट का चयन जो है, क्योंकि बीजेपी के पास विकल्प नहीं था सोहेल, बीजेपी को वो 22 चेहरे तो लेने ही थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और जो चुनाव के बीच में जिन्होंने दामन छोड़ा कांग्रेस का, उनको भी टिकट मिलना था। तो चॉइस बीजेपी के पास नहीं थी, कांग्रेस के पास चॉइस थी और कांग्रेस ने इसका पूरा एडवांटेज लिया। चुन चुन कर कमलनाथ जी ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने बड़े बड़े नेता की फरमाइश इस बार और उनकी दरख्वास्त कमलनाथ जी की तरफ से अस्वीकार हुई और वो यही कहते थे मेरे पास तो सर्वे, आप बता दो इससे बेहतर कैंडिडेट है तो उसको ले आओ, फिर आप बताओ, आप लिख कर दो मुझे कि ये इससे बेहतर है जिसको हमने चुना है। लेकिन ऐसा कलेजा किसी कांग्रेस नेता ने नहीं दिखाया और इसीलिए वो 28 कैंडिडेट वही रहे जो कमलनाथ जी ने अपने रिसोर्सेज से फीडबैक लेकर चुने। तो बहुत दिलचस्प चुनाव है साहब, बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, नतीजों का दम साध कर इंतजार करना हो।